एविडेंस होगा। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब आप समझ में आता होगा क्या होता है। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब होता है नो अदर एविडेंस इज रिक्वायर्ड एट ऑल नाउ, इट कैन नॉट बी डिस्प्रूव्ड ईदर बाय द कोर्ट और बाय द पार्टीज। ना ही कोर्ट उसको डिस्प्रूव कर सकते हैं, डिसरिगार्ड कर सकते हैं, ना ही पार्टी उसको डिसरिगार्ड कर सकती है, ना ही पार्टी उसके अगेंस्ट कोई और दूसरा एविडेंस लेकर के आ सकती है। कोई दूसरा और एविडेंस नहीं लाया जाएगा। इज दिस क्लियर? अब आते हैं हमारे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पे। अब मान लीजिए आपके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन जारी हुआ, आपके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन जारी हो गया और आपने जो ऑफेंस किया है वो उसकी सजा 10 साल से ऊपर की है या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट है या फिर डेथ है। दीज आर द पनिशमेंट। बस यही याद रखना है आपको। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को, जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन जारी करा है, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बनाने के लिए, क्योंकि आप जैसे ही प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बनाते हो, ध्यान दीजिएगा जरा, आपके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गए। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के लिए अलग से प्रोविजन किया गया है सबसेक्शन 4 में। 84 सबसेक्शन 4 डील्स विथ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। एक व्यक्ति जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू हुआ, उसका मतलब यह नहीं है कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बनाने के लिए आपको सबसेक्शन 4 के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा। क्या है सबसेक्शन 4 के रिक्वायरमेंट? तो भाई कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है और जिस ऑफेंस का उसके अगेंस्ट चार्ज लगाया गया है वो ऑफेंस 10 ईयर और अपवर्ड्स सेंटेंस से पनिशेबल है। उसमें सेंटेंस कितना पास किया जा सकता है? डेथ का भी किया जा सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी, या 10 साल से ऊपर का। 10 साल या 10 साल से ऊपर का। तो ऐसे केसेस में अगर ये व्यक्ति प्रोक्लेमेशन इश्यू होने के बाद भी स्पेसिफाइड टाइम पे, स्पेसिफाइड प्लेस पे अपीयर नहीं होता है, एक प्रोक्लेमेशन इशू किया गया कि आपको भाई इस तारीख को इस समय उपस्थित होना है, ही डज नॉट अपीयर ऑन सच डेट और टाइम, देन इन दैट केस कोर्ट में इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट जो है, चाहे तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं? द कोर्ट में प्रोनाउंस हिम अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। और कैसे किया जाएगा ये सब कुछ? वैसे ही किया जाएगा, इसका पब्लिकेशन भी वैसे ही किया जाएगा जैसे आपका सबसेक्शन 2 में प्रोक्लेमेशन का पब्लिकेशन किया जाता है। एक पब्लिक रीडिंग कराओ कि आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है, या फिर कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस पे लगाओ और साथ ही साथ कोर्ट में भी लगाओ। न्यूज़पेपर में तो छाप ही सकते हैं। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ठीक है, यही बात आपकी सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 में करें। देख लेते हैं जरा एक बार हाउ इट इज बीइंग रिटन in subsection 4, where a proclamation published under subsection 1 is in respect of a person accused of an offence which is made punishable with imprisonment of 10 years or more। ठीक है, मैं लाइफ और डेथ को नहीं देख रहा हूं आपके लिए। और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड एक तो रिक्वायरमेंट ये हो गई कि 10 साल से ऊपर का पनिशमेंट हो। दूसरा, सच पर्सन फेल्स टू अपीयर, दूसरी रिक्वायरमेंट है कि वो फेल कर जाता है अपीयर करने से एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड अ टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोक्लेमेशन, द कोर्ट में आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी एज इट थिंक्स फिट प्रोनाउंस हिम टू बी अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर प्रोनाउंस कर देंगे एंड मेक अ डिक्लेरेशन, प्रोनाउंस करेंगे और डिक्लेरेशन करेंगे। अब डिक्लेरेशन का पब्लिकेशन कैसे होगा? वैसे ही होगा जैसे सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में प्रोविजंस बताए गए। द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 and 3 shall apply to a declaration made by the court under subsection 4 as they apply to proclamation published under subsection 1। Is there any doubt about subsection 4 and subsection 5? बताओ जरा, कोई डाउट? मेरे समझ से कोई डाउट नहीं। प्रोक्लेमेशन में कोई डाउट नहीं है ना? देखो, आता है एग्जाम में, मेंस में आता है आपका ये क्वेश्चन, प्रीलिम्स में भी आता है। प्रीलिम्स में वो वाला पीरियड आएगा, बियॉन्ड 30 डेज का आप टाइम देंगे, है ना?
प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहाँ बताया गया है, किसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आप डिक्लेयर कर सकते हो, ये सारी बातें जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अरेस्ट वारंट इशू करने के, अरे भाई अरेस्ट वारंट इशू किए ही है आपने और उसके बाद आपको पता लग गया, देयर इज नो टाइम लिमिट कि आपको 1 दिन बाद पता लग जाता है, 2 दिन बाद पता लग जाता है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि कितने दिन बाद पता लगता है, देयर इज नो रीजनेबल टाइम। ओके, अब भाई देखो कुछ व्यक्ति बड़े ही जिद्दी होते हैं, प्रोक्लेमेशन जारी कर दो उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। और ये बात समझ, तो ऐसे केसेस में कोर्ट जो है या तो प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा जरा, प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद या प्रोक्लेमेशन इशू करते समय ही, प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद या प्रोक्लेमेशन इशू करते टाइम ही कोर्ट को ये लगता है कि भाई ये भाई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और ये तो ऐसे नहीं आएगा, इसको तो मजबूर करना पड़ेगा, दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू ओबे दिस प्रोक्लेमेशन ऑर्डर ऑल्सो, कोर्ट को लगता है ऐसा, तो कोर्ट क्या करेगा, व्हाट द कोर्ट विल डू, कोर्ट विल एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑर्डर, जिस समय प्रोक्लेमेशन ऑर्डर पब्लिश कर रहे हैं उस समय, या फिर उसके बाद प्रोक्लेमेशन ऑर्डर इश्यू करने के बाद, अपने रीजंस को कि क्यों आखिर वो ऐसा कर रहे हैं, रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे और अटैचमेंट ऑर्डर पास कर सकते हैं। क्या पास करेंगे, अटैचमेंट ऑर्डर, प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे। अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और किसकी करेंगे, ऑब्वियस सी बात है जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन जारी हुआ था उसकी प्रॉपर्टी को आप क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। ठीक है, देखिए जरा सेक्शन 85 अटैचमेंट से रिलेटेड है। कोर्ट इशूइंग प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 में फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड एंड राइटिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हियर, एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन order the attachment of any property movable or immovable or both belonging to proclaimed person, provided that where at the time of the issue of proclamation court is satisfied by affidavit or otherwise that person in relation to whom the proclamation is to be issued, जिसके लिए आप proclamation जारी कर रहे हैं, is about to dispose the whole or any part of his property or is about to remove whole or any part of his property from the local jurisdiction of the court, it may order attachment of property simultaneously with the issue of proclamation। तो दो टाइम आप इश्यू कर सकते हैं प्रोक्लेमेशन को, या तो प्रोक्लेमेशन जारी करने के बाद किसी भी समय, एट एनी टाइम आफ्टर द इश्यू ऑफ प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन जारी करने के किसी भी बाद आप ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट पास कर सकते हैं कि भाई इसकी मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी को या दोनों को अटैच कर दीजिए, या फिर आप जिस समय प्रोक्लेमेशन इशू कर रहे हैं उसी समय साथ ही साथ लगे हाथ अटैचमेंट ऑर्डर पास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक सेटिस्फाइड दो कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। वो ये है कि भाई जिसके अगेंस्ट आप अभी प्रोक्लेमेशन जारी कर रहे हैं वो बड़ा चालाक इंसान है, ही इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी को ही बेच दे रहा है, खत्म कर दे रहा है, किसी और के नाम कर देगा। तो किसी और के नाम कर देगा तो बाद में क्या आप अटैचमेंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब आप प्रोक्लेमेशन जारी कर रहे हो तभी के तभी अटैचमेंट, या फिर वो उस प्रॉपर्टी को आपके जुरिस्डिक्शन से ही बाहर लेकर के चला जा रहा है, अब वो प्रॉपर्टी आपके जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है, अब आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं है तो आपको एग्जीक्यूट कराने में अटैचमेंट को बाद में आप सेल में कन्वर्ट करेंगे तो उसको कराने में आपको डिफिकल्टीज होंगी, ऑब्वियस सी बात है। इज अबाउट टू रिमूव प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर लेकर के जा रहा है प्रॉपर्टी को। दो में से किसी भी एक कंडीशन को आप सेटिस्फाई करेंगे, देन यू कैन pass the order of attachment simultaneously with the proclamation, proclamation के साथ order of attachment भी पास कर सकते।
यहां तक कोई समस्या बताओ जरा। अब अटैचमेंट होता क्या है मैं वो बता देता हूं। अटैचमेंट का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी को उसके पास से कोर्ट की कस्टडी में ले लिया जाएगा, उससे होने वाले प्रॉफिट्स को किसको नहीं दिया जाएगा, उस व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा जिसकी वो प्रॉपर्टी है। आ रही है बात समझ? कौन सी प्रॉपर्टी करी जाएगी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी करी जा सकती है जो कि किसकी है, बिलोंगिंग टू प्रोक्लेम्ड पर्सन। नाउ माइंड इट, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा और ध्यान रखिएगा। ये प्रोक्लेम्ड पर्सन का मतलब क्या है? क्या ये वही है जो सेक्शन 84 के सबसेक्शन 4 में हमने देखा? द आंसर इज नो, दे आर नॉट द सेम पर्सन। दे माइट बी द सेम पर्सन, they might be the same person, but there is difference between proclaimed offender and proclaimed person. proclaimed offender already proclaimed person है, मैं ये नहीं बोलूंगा। that is why I am saying it might be the case that proclaimed person जो है वो proclaimed offender भी हो, might be the case, but हर बार ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि proclaimed offender बनाने के लिए भाई जिसके अगेंस्ट भी प्रोक्लेमेशन जारी हुआ है वो प्रोक्लेम्ड पर्सन है। तो 85 सब पे लागू हो रहा है, ऐसा नहीं है कि 85 केवल और केवल आप उन पर लागू करें जो 84 सबसेक्शन 4 की कैटेगरी में जा रहे हैं, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन रहे हैं, जिनकी सजा 10 साल या उससे ऊपर की है। 85 जो है अटैचमेंट का प्रोविजन है वो प्रोक्लेम्ड पर्सन के लिए है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रोक्लेम्ड पर्सन एंड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। और इसको कंफ्यूज नहीं करना है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के साथ, बिल्कुल भी नहीं। Many a times it happens with the student that they get confused. उनको लगता है the attachment order can only be passed when the court has pronounced a person to be proclaimed offender. No, it is not the case. If a proclamation has been issued against you, attachment can follow up. Is this clear to every one of you or not? चलिए बहुत अच्छा। अब ये ऑर्डर से होगा क्या? अटैचमेंट ऑर्डर से होगा क्या? अटैचमेंट ऑर्डर से होगा क्या? अटैचमेंट ऑर्डर से मैंने बताया प्रॉपर्टी जो है अटैच करी जाएगी, हिंदी में बोलते हैं इसको कुर्की। सर आपको शब्द आपने रोजमर्रा की भाषा में सुना हो कभी, ठीक है? प्रॉपर्टी को उससे ले लिया जाता है। किस तरीके से लिया जाता है दैट यू विल डिस्कस कि अटैचमेंट कैसे किया जाता है। अब इस ऑर्डर से होगा क्या भाई? इस ऑर्डर से होगा कि जो भी प्रॉपर्टी इसके पास में है, जिस प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन अटैचमेंट ऑर्डर के अंदर दिया है, उस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा। उस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा अगर वो उस डिस्ट्रिक्ट में है जिस डिस्ट्रिक्ट में अटैचमेंट ऑर्डर पास किया है। लेकिन मान लीजिए अटैचमेंट ऑर्डर पास किया भोपाल के कोर्ट ने, और जिस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होना है वो प्रॉपर्टी है इंदौर में। द अटैचमेंट प्रॉपर्टी इज इन इंदौर, द प्रॉपर्टी विच इज ऑर्डर्ड टू बी अटैच्ड इज इन इंदौर, एंड द कोर्ट पासिंग द जजमेंट, कोर्ट पासिंग द ऑर्डर सॉरी, इज इन दी भोपाल। तो फिर ऐसी कंडीशन जो इंदौर का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो उसको इंडोर्स करेगा और फिर उसके बाद उस प्रॉपर्टी का भी अटैचमेंट हो सकता है। डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं हो सकता है। भाई भोपाल के ही कोर्ट ने करा, भोपाल में अटैचमेंट होना है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साइन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अटैचमेंट हो सकता है। बट इफ द कोर्ट विच पास द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इज इन अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट and the property which is about to be attached is in a different district, then in that case the district magistrate of the district where the property is situated or where the property is shall endorse upon the attachment order, and then only the attachment can be made, and it is what written in subsection 2. Such order shall authorize attachment of any property belonging to such person within the district
in which it is made, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by the district magistrate within whose jurisdiction the property is situated. याद रहेगा नहीं रहेगा बताओ जरा. Can you remember it or not? Very easy to do. Now the question is how the attachment will be made. So it is again different in the case of different property. If it is a movable property, different procedure is to be adopted, and if it is an immovable property, a different method will be adopted. तो अगर कोई प्रॉपर्टी जिसको अटैच करने का ऑर्डर पास किया गया है, अगर वो डेट है या मूवेबल प्रॉपर्टी, डेट इज कंसीडर्ड टू बी मूवेबल प्रॉपर्टी. यू नो इट वेरी वेल. एक्शनेबल क्लेम जब हम टीपीए में पढ़े हैं तो वहां पर हमको समझ में आया है इसकी सारी प्रॉपर्टीज लगभग इसकी तरीके से होती है, डेट की मूवेबल प्रॉपर्टी के तरीके से होता है. तो डेट और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी का अगर अटैचमेंट करना है तो वो करा जाएगा सीजर के द्वारा. सीज कर लेंगे आप उस प्रॉपर्टी को, सीज कर लेंगे. भाई कोई पेंटिंग है बहुत कीमती है, उसका अटैचमेंट निकला है, पेंटिंग को उठाओगे कोर्ट की कस्टडी में रख लोगे, सीज कर लिया, सीजर. अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, एक रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं. हु इज रिसीवर? इट इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. ऑर्डर 40 सिविल प्रोसीजर कोड, वहां पर डिस्कस किया गया अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के बारे में, और वहीं पर राइट्स एंड ड्यूटीज भी लिखी हैं रिसीवर की. तो एक रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं. रिसीवर क्या करता है जनरली? वो प्रॉपर्टी की तब तक देखभाल करता है और उससे होने वाली इनकम को जो है एक्यूमुलेट करता है. कब तक? जब तक कि कोर्ट का आगे के लिए कुछ ऑर्डर नहीं आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, बाय एन ऑर्डर राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी. बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी को उसको डिलीवर मत कर देना जिसकी ये प्रॉपर्टी है, टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ, कि उसके बिहाफ में कोई और व्यक्ति आ तो उसको भी प्रॉपर्टी मत देना. मान लीजिए आपने आपकी रोलेक्स वॉच को सुधरने के लिए दिया, यू सबमिटेड इट टू द सर्विस सेंटर टू गेट इट रिपेयर्ड. अब उसको अटैच करना है तो एक मेथड ये हो सकता है कि सर्विस सेंटर को बोल दिया जाए दैट यू डू नॉट गिव दिस वॉच बैक टू दिस पर्सन और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ. किसी भी व्यक्ति को आप मत दीजिएगा. ठीक है. ये प्रोहिबिशन भी लगा सकते हैं. अब इनमें से या तो सारी की सारी मेथड का आप उपयोग करिए आप, या इनमें से किसी दो मेथड्स का यूज करके आप अटैचमेंट ऑर्डर कर सकते हैं. इज दिस क्लियर और नॉट? डेट और मूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कैसे होगा? आ गया समझ? अरे भाई कोई डाउट, कोई समस्या? तो अब देखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का कैसे. बड़ा आसान है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में. मान लीजिए आपको किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करना है, तो सबसे पहली बात आपको यह देखनी है कि क्या वो प्रॉपर्टी कोई लैंड है, या वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है क्या जिसके लिए लैंड रेवेन्यू पे किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को. लैंड रेवेन्यू क्या इसके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट को पे किया जा रहा है. अगर आंसर आपका यस में आता है, अफर्मेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, देन इन दैट केस अटैचमेंट जो है वो कलेक्टर के थ्रू किया जाएगा. जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होगा जहां पे वो लैंड सिचुएटेड है, वहां का भी जो कलेक्टर होगा, ध्यान देना जरा, नोमेनक्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन अथॉरिटी है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं. हालांकि दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, बट यू विल मेक सिली मिस्टेक्स इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ दिस ओनली. कलेक्टर की जगह आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लगा दोगे, बोलोगे एक ही तो व्यक्ति है. नहीं है, दे हैव डिफरेंट रोल्स. अभी हम ऊपर देखो, अटैचमेंट ऑर्डर को इंडोर्स करने की बात हो रही है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से करा रहे हैं, लेकिन अगर अटैचमेंट को एग्जीक्यूट जब कर रहे हैं और वो लैंड रेवेन्यू पेइंग लैंड है तो उसको केवल और केवल कलेक्टर के थ्रू करवा रहे हैं. तो यहां कलेक्टर है, वहां डीएम है. अथॉरिटीज को आपको कंफ्यूज नहीं करना है. और इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर. कैसे आसान है? देखो बहुत आसान है.
जहाँ लैंड रेवेन्यू की बात आ गई वहाँ कलेक्टर ही होगा, बिकॉज इट इज हिज जॉब टू डू। और वहाँ पे बात हो रही है क्रिमिनल कोर्ट्स के पावर की, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पावर की, तो वहाँ पर अथॉरिटी ऑब्वियस सी बात है डीएम होगा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इट विल बी डन। तो पहली बात तो निकल करके आई कि अगर वो लैंड रेवेन्यू पेइंग लैंड है तो ऐसे केसेस में कलेक्टर के थ्रू आप अटैचमेंट करा दोगे, बहुत बड़ा आसान है। और बाकी के केसेस में कैसे कराओगे, तो बाकी केस में भाई पोजीशन ले लो, भाई उसका पोजीशन है, उससे पोजीशन छीन लो, रिसीवर को अपॉइंट कर दो, एक दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अपॉइंट कर दिया, वही प्रॉपर्टी को अब मैनेज करेगा, जो ओनर है वो मैनेज नहीं करेगा। या फिर उसकी पेमेंट जो भी होना है उस प्रॉपर्टी से, रेंट मान लीजिए निकल करके आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि रेंट, अब आप रेंट उसको नहीं देंगे, उस प्रोक्लेम्ड पर्सन को रेंट नहीं देंगे, आप रेंट डायरेक्ट हमें देंगे, उसका प्रोहिबिशन कर देते हैं, या फिर उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी को प्रोहिबिट कर देते हैं। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू विल डू। और ऑब्वियसली बात है, या तो सारी मेथड से कर दो आप, या किसी भी दो मेथड से आप क्या कर सकते हैं, अटैचमेंट कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल इन द केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट बी मेड थ्रू कलेक्टर in which the land is situated, the district in which the land is situated। all other cases में मैंने बता दिया, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो लाइव स्टॉक है, पेरिशेबल नेचर का है, आसानी से खराब हो जाएगा, ऑरेंजेस। अब ऑरेंजेस को क्या बताओ, आप लंबे समय के लिए रख पाओगे, अटैचमेंट करके रख पाओगे, उनको रोक के रख पाओगे, नहीं, पेरिशेबल नेचर का है। तो जहां पर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये पेरिशेबल नेचर का है, ये लाइव स्टॉक है, इट इज लाइव स्टॉक, कंसिस्ट ऑफ लाइव स्टॉक और इज ऑफ अ पेरिशेबल नेचर, वहां पर कोर्ट अगर चाहे, और कोर्ट को ये लगता है कि अगर अभी के अभी हमने सेल ऑर्डर कर दी और ये जरूरी है, क्यों, क्योंकि पेरिशेबल नेचर है, लाइव स्टॉक है, और दूसरे केसेस में जहां पर कोर्ट को लगे कि जरूरी है, तो और कोर्ट जो है वो इमीडिएट सेल को भी ऑर्डर कर सकता है, इमीडिएट सेल ऑर्डर कर सकता है, अटैचमेंट ना करके। अटैचमेंट तो कर ही रहा है, साथ साथ में इमीडिएटली बोलेगा कि भाई इनको सेल भी कर दो, अटैच एंड सेल, अटैचमेंट एंड सेल दोनों कर दीजिए, क्योंकि इनको रोक कर रखने से कुछ भला नहीं हो। और फिर उससे जो पैसा निकल करके आएगा, जो प्रोसीड्स निकलेंगे, ऑरेंजेस आपने बेच दिए, 10,000 रुपये मिल गए, ये 10,000 रुपये जो है, इट विल बी प्रोसीड्स ऑफ द सेल शैल अबाइड द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। जो भी कोर्ट ऑर्डर करेगा उस तरीके से उनको डील करा जाएगा, भाई उनको अटैचमेंट में रखा जाएगा, तब तक नहीं दिया जाएगा उस व्यक्ति को जब तक कि वो आ नहीं जाता है, कोर्ट के सामने उपस्थित नहीं हो। अब ऑब्वियसली बात है, जो पावर्स होंगी, ड्यूटीज होंगी, लाइबिलिटीज होंगी रिसीवर की, वो कैसी होंगी, वैसी ही जैसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में बताई गई है 1908 के। मैंने बता दिया, ऑर्डर 40 ऑफ द CPC डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर एंड ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ रिसीवर। इज दिस क्लियर और नॉट, बताओ जरा, आया समझ या नहीं आया? बहुत आसान सी बात है। नाउ वी हैव सेक्शन 86। 86 और आसान है। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है 86 के बारे में, वो ये है कि ये प्रोविजन पहले नहीं था इन CRPC। देयर वाज नो प्रोविजन एज सच, जो कि 86 में है। यहाँ पे ये नया प्रोविजन जोड़ा गया है BNSS में। अरे ये बात समझ, ये एक नया प्रोविजन जोड़ा गया है, सेक्शन 86 जो BNSS में जोड़ा गया है। ये किस बारे में है, देखो मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी प्रॉपर्टी को आपको अटैच करना हो, उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में है ही नहीं, उसकी प्रॉपर्टी ऑस्ट्रेलिया में, मतलब इट इज आउटसाइड इंडिया। तो ऐसे केसेस में पहले फेल कर जाता था सिस्टम, बोलते थे कि कैसे इसका अटैचमेंट कराएंगे, हालांकि उसके लिए रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स थे, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोविजन जो है वहाँ यहाँ पे मिसिंग था।
तो इसको ऐड करा गया। तो यहां पर ये जो कोर्ट है, इंडिया का कोर्ट है, ये इंडिया का कोर्ट वहां के कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है, यहां का कोर्ट वहां के कोर्ट को बोल सकता है कि आप बताइए जरा कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, उनको आइडेंटिफाई करवा के दीजिए, और वो कोर्ट करके देगा। और कोर्ट करेगा कब? जब भाई एसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस, कौन? एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस, ऐसी रिक्वेस्ट कोर्ट से करते हैं कि साहब इनकी प्रॉपर्टी बाहर है, इनको आप आइडेंटिफाई करवाइए। ठीक है, जिनका अटैचमेंट और फोरफीचर फिर कैसे किया जाएगा? चैप्टर 8 हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स के बारे में। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट मतलब आप हमारे लिए कुछ काम करेंगे, हम आपके लिए कुछ काम करेंगे। भाई ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट्स को इंडिया में कभी काम हो सकता है, उनका कोई अपराधी यहाँ भाग के आ गया या यहाँ का कोई अपराधी वहाँ भाग के चला गया, तो इंडिया के कोर्ट्स को जरूरत पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया के लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम की। सेम गोज विद द ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, दे माइट रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया। इसी के लिए आप रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स जो है देखते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। हाँ, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब है फॉरेन स्टेट। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये नहीं है। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब है, हम पढ़ेंगे उसको, जानेंगे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होता है, वहीं पे सारी डेफिनेशन दी है। आप जब चैप्टर 8 पे पहुंचेंगे तो वहां कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वगैरह की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब है एक ऐसा स्टेट जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई हम आपके लिए काम करेंगे, आप हमारे लिए भी ये काम करके देंगे। अरे ये बात, उसको कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, जहां से हमारे फ्रेंडली टर्म्स हैं इन सब बातों पर। ठीक है, द कोर्ट में ऑन द रिटन रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस इनिशिएट प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्टिंग असिस्टेंस फ्रॉम अ कोर्ट। एक कोर्ट से असिस्टेंस मांगने की रिक्वेस्ट जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। ये जो कोर्ट शब्द आया है, फ्रॉम अ कोर्ट और एन अथॉरिटी, ये यहाँ के कोर्ट और यहाँ की अथॉरिटी की बात नहीं है। इट इज फॉरेन कोर्ट, इट इज फॉरेन अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर आइडेंटिफिकेशन, अटैचमेंट एंड फोरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू proclaimed person in accordance with the procedure provided in chapter 8। जो पहला कोर्ट है वो इंडियन कोर्ट है। देखो जैसी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, द कोर्ट में, मैं आपको रंग अलग अलग कर देता हूं, दिस इज द इंडियन कोर्ट, दिस इज द इंडियन कोर्ट एंड दिस कोर्ट एंड अथॉरिटी जिससे रिक्वेस्ट करी जाएगी, जिनसे रिक्वेस्ट करी जाएगी, ये कौन होंगे? फॉरेन कोर्ट, फॉरेन अथॉरिटी। किसकी रिक्वेस्ट पे करेंगे आप? एसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस की रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा अटैचमेंट के लिए हो गया। अब इसके बाद सेक्शन 88, 87 एंड 88 आते हैं। क्यों आते हैं, क्या इनका पर्पस है, वो मैं आपको बता देता हूं। अब मान लीजिए अटैचमेंट जो है वो किया जाए और अटैचमेंट हो जाए मेरी प्रॉपर्टी का। मैं कोई प्रोक्लेम्ड पर्सन नहीं हूं, आई एम नॉट द प्रोक्लेम्ड पर्सन। प्रोक्लेम्ड पर्सन है एक्स, प्रोक्लेम्ड पर्सन है एक्स और मैं हूं वाई। मेरी प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई, जबकि अटैच की जानी चाहिए थी कि एक्स की प्रॉपर्टी। तो भाई मेरे पास क्या है, मैं क्या करूं, व्हाट आई शुड डू? तो आई विल अप्रोच द कोर्ट विद इन हाउ मच टाइम? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months आई विल अप्रोच द कोर्ट। 6 महीने के अंदर अंदर मैं कोर्ट में जाऊंगा और अपना ऑब्जेक्शन रेज करूंगा कि साहब वो प्रॉपर्टी जो आपने अटैच कर दी उसमें मेरा इंटरेस्ट है या मेरी ही प्रॉपर्टी है। आपने अटैचमेंट कर दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट है। विद इन हाउ मच टाइम? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? भाई मेरा इंटरेस्ट है, मैं प्रोक्लेम्ड पर्सन भी नहीं हूं, मेरा प्रोक्लेमेशन में नाम ही नहीं है, फिर मेरा इंटरेस्ट क्यों सफर हो रहा है? और फिर जो कोर्ट है वो इस अटैचमेंट को
उसी वही कोर्ट जिसने ऑर्डर किया है अटैचमेंट, वही इस ऑब्जेक्शन को, इस क्लेम को भी डिसाइड करेगा कि हाँ भाई सही है नहीं है। अगर उनको लगता है कि हाँ ठीक है इसका इंटरेस्ट है तो अच्छी बात, नहीं अगर उनको लगता है तो उसको क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर क्लेम रिजेक्ट कर दिया, आपने क्लेम किया, क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आपके पास रेमेडी बचती है सिविल सूट की। जिस दिन ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन आता है उससे 1 साल के अंदर अंदर, ध्यान दीजिएगा जरा, 1 साल के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हैं, सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। और कोई रेमेडी नहीं है, अपील वपील कुछ नहीं। आपने क्लेम किया, कोर्ट ने कंसीडर किया और आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया, देन व्हाट यू शुड डू, यू शुड फाइल अ सिविल सूट, यू शुड फाइल अ सिविल सूट। एक सिविल सूट लगाएंगे 1 साल के अंदर अंदर। आ गई बात समझ या नहीं आई? कहना फैमिली में, अरे भाई तो फैमिली मेंबर का इंटरेस्ट होगा तो करेगा ना, फैमिली मेंबर का इंटरेस्ट होगा तो वो करेगा ना। अब मान लीजिए कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है, तो क्या आप कोपार्सनरी पूरी प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे? नहीं, उसमें सभी का इंटरेस्ट है, तो जो जितना है उसका इंटरेस्ट है उतने इंटरेस्ट के लिए उसको अटैच किया जा सकता है। लेकिन क्या पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं? द आंसर इज नो। ठीक है, अब देखो डिफिकल्टी कहां आती है, मैं बताऊं आपको। मैंने बोला कि जिस कोर्ट ने ऑर्डर किया अटैचमेंट का, ध्यान से सुनिएगा जरा, जिस कोर्ट ने अटैचमेंट का ऑर्डर किया उसी कोर्ट में आप जो है ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। अब मान लीजिए कोर्ट ने अटैचमेंट ऑर्डर किया है, वो किया है इंदौर की प्रॉपर्टी का और कोर्ट सिचुएटेड है भोपाल की प्रॉपर्टी में, तो ऐसे केस में कहां ऑब्जेक्शन रेज किया जाए? क्योंकि प्रॉपर्टी इंदौर में है और कोर्ट कहां है जिसने ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट पास किया है, वो है आपका भोपाल में, तो कहां ऑब्जेक्शन लिया जाए? तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्शन जो है इंदौर में ही लिया जाएगा। इंदौर में आप किसके पास जाएंगे? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के साथ। जहां प्रॉपर्टी है वहीं का जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उसके सामने जाएंगे और फिर आप ऑब्जेक्ट करेंगे और वो डिसाइड करेंगे। आई बात समझ नहीं आई? चलो अब जल्दी से देख लेते हैं क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। If any claim is preferred to or objection made to attachment of any property under section 85 within 6 months from the date of attachment by any person other than proclaimed offender, proclaimed offender नहीं कर सकता, उसके अलावा कोई भी, on the ground that the claimant or objector has an interest in such property and such interest is not liable to attachment, interest is not liable to attachment under section 85, the claim or objection shall be inquired into and may be allowed or disallowed in whole or in part, provided that any claim preferred or objection made within a period allowed by the subsection may be, in the event of death of the claimant or of the objector, be continued by his legal representative. Obvious सी बात है भाई, आपका राइट था कि आप 6 महीने के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन ले सकते थे, आप मर गए, 6 महीने का पीरियड नहीं निकला है, तो कौन करेगा? आपके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो। सेकेंड, द क्लेम्स और ऑब्जेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 may be preferred or made in the court by which the order of attachment is issued. जिस कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है अटैचमेंट का उसी में आप क्लेम और ऑब्जेक्शन लगाएंगे। If the claim or objection in respect of a property attached an order endorsed under section 85 subsection 2, 85 subsection 2 का मतलब क्या है? दूसरे डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी है। The court of chief judicial magistrate of the district in which अटैचमेंट इज मेड, जिस डिस्ट्रिक्ट में अटैचमेंट किया गया है, मतलब जहां पर प्रॉपर्टी है वहां के सीजीएम पे आप क्या कर सकते हैं, ऐसा जो ऑब्जेक्शन है वो रेज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बात बता दी है। एवरी सच क्लेम शैल बी इंक्वायर्ड इनटू और इंक्वायर्ड इनटू बाय द कोर्ट इन विच इट इज प्रेफर्ड और मेड, प्रोवाइडेड दैट it is preferred or made in the court of chief judicial magistrate, it may make it over for the disposal of any magistrate subordinate to. ऑब्वियस सी बात है भाई, सीजीएम के पास बहुत सारे काम होंगे, वो क्या कर सकता है? अपने बिजनेस को किसी और दूसरे सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर सकता है और फिर वो डिसाइड करेगा। फोर्थ वन इज इंपॉर्टेंट,
एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड, आपका क्लेम या ऑब्जेक्शन जो था वो डिसअलाउ कर दिया गया अंडर सबसेक्शन 1 मे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर इंस्टीट्यूट अ सूट to establish the right which he claims in respect of the property in dispute, but subject to the result of such suit if any order shall be conclusive. आप सूट ही लगा सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने सूट नहीं लगाया तो वही ऑर्डर कंक्लूसिव हो जाएगा, और अगर सूट लगाया भी और सूट रिजेक्ट हो गया तो आपका ये ऑर्डर तो कंक्लूसिव है ही है। कोई डाउट बताओ जरा इसमें। 87 रोल में क्यों आया, प्ले में क्यों आया, आपको ये बात समझ में नहीं आई? Did you get it or not? है ना भाई, एक्स की प्रॉपर्टी अटैच होनी थी, भाई मेरा इंटरेस्ट क्यों सफर कर रहा हूँ मैं? ना कोई प्रोक्लेम्ड पर्सन हूँ, ना मेरी प्रॉपर्टी को प्रोक्लेमेशन होना चाहिए। आपने मेरी प्रॉपर्टी को वो अटैच कर दिया है। तो ऐसे केसेस में क्या प्रोसीजर होगा वो हमने देखा। नाउ कम टू सेक्शन 88 रिलीज रेस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। अब मुझे बताओ जरा, समन्स, वारंट या अटैचमेंट या प्रोक्लेमेशन किस लिए जारी किया जा रहा है? किस लिए किया जा रहा है? क्या हम पनिश करना चाहते हैं? अटैचमेंट या प्रोक्लेमेशन हमने इसलिए किया है कि हम पनिश करेंगे अक्यूज्ड को? नहीं, इसलिए किया जा रहा है कि आप उसको कंपेल करें, विवर्स कर दें कि वो कोर्ट के सामने अपीयर हो जाए। मेन ऑब्जेक्ट यही है। तो अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन स्पेसिफाइड टाइम के अंदर आ जाए कोर्ट के सामने, तो जो अटैचमेंट किया है प्रॉपर्टी का वो क्या कर दिया जाएगा? रिलीज कर दिया जाएगा। कर दिया जाएगा या नहीं कर दिया जाएगा? बिल्कुल। लेकिन आप बहुत ही जिद्दी इंसान, हाँ, बट प्रॉपर्टी अटैच हो गई उसके बावजूद भी नहीं आ रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आपकी प्रॉपर्टी को बेच देगी। क्या करेगी? आपकी प्रॉपर्टी को बेच देगी, लेकिन तुरंत नहीं बेचेगी, 6 महीने का वेट करेगी, क्योंकि 6 महीने में ऑब्जेक्शन आ सकते हैं ना। 6 महीने में क्या आ सकते हैं? ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। तो 6 महीने वेट करेगी, 6 महीने तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, बेच देगी। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन आ गया तो जब तक ऑब्जेक्शन डिसाइड नहीं होगा तब तक नहीं बेचेगी। ठीक है, लेकिन वही फिर बात है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी इस तरीके की है जिसका नेचुरल डिके बहुत जल्दी होगा, जो पेरिसेबल नेचर की है, तो फिर कोर्ट को ऐसा लगता है कि अगर बेच दी तो इससे ओनर का बेनिफिट ही होगा, इससे ओनर का बेनिफिट ही होगा। भाई गोल्ड लिया है, गोल्ड आज मार्केट हिट कर गया बहुत ज़्यादा ऊपर, तो गोल्ड आज बेचने पर फायदा है, कल बेचोगे तो उतना फायदा नहीं हो। तो इस वजह से कोर्ट को अगर लगता है कि इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर, तो कोर्ट कैन ऑर्डर कि भाई अभी के अभी इस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए। आ रही है बात? समझ नहीं आ रही है? लेकिन कब कितना वेट करना है? जनरली कितना वेट करना है? 6 महीने। ऑब्जेक्शन आ गया तो जब तक ऑब्जेक्शन डिसाइड ना हो जाए तब तक नहीं बेचो। भाई ऑब्जेक्शन डिसाइड हो जाने दो, क्लेम डिसाइड हो जाने दो। क्लेम कौन सा? जो अभी 87 में आप पढ़ के आए हो। ठीक है, ठीक है भाई, सही बात है, बेच दी गई। अब मान लो बेच दी गई और ये जो व्यक्ति है प्रोक्लेम्ड पर्सन, ये बाद में टहलता हुआ कोर्ट आए, बोले साहब आपने हमारी प्रॉपर्टी बेच दी, हमें तो ना प्रोक्लेमेशन का पता था, या हमारे पास ये रीज़न था इस वजह से हम नहीं आ पाए, हम भाग नहीं रहे थे, हम अपने आप को छिपा नहीं रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था कि कोई प्रोक्लेमेशन मेरे अगेंस्ट जारी हुआ है। तो उसके लिए डाला गया है सबसेक्शन कि भाई साहब कभी भी टहलते हुए नहीं आना है। अगर आप अटैचमेंट डेट से 2 साल के अंदर अंदर आ जाते हैं, कितने टाइम के अंदर आ जाते हैं? 2 साल के अंदर अंदर, चाहे खुद से आ जाए, चाहे पुलिस आपको पकड़ के ले आए, किसी भी तरीके से 2 साल के अंदर अंदर आप कोर्ट के सामने अपीयर हो जाते हैं डेट ऑफ अटैचमेंट से। तो प्रॉपर्टी, और आप ये दिखा देते हैं कि साहब हम नहीं छिप रहे थे, हम नहीं कंसील कर रहे थे अपने आप को, और मुझे प्रोक्लेमेशन का तो नोटिस ही नहीं था, ये सारी बातें आपको प्रूव करनी। आपने ये सब कुछ प्रूव कर दिया तो प्रॉपर्टी आपको छोड़ दी जाएगी वापस। लेकिन अगर प्रॉपर्टी बेच दी गई, क्योंकि प्रॉपर्टी के भाई बेचने में तो कितना 6 महीने का ही समय है, 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के बाद प्रॉपर्टी बेच दी जाती है। मान लीजिए प्रॉपर्टी बेच दी गई तो फिर जो प्रोसीड्स उससे निकले थे वो आपको दे दिए जाएंगे। पैसा जो मिल गया है बेचने से वो आपको दे दिया जाएगा।
लेकिन उसमें वो सब कुछ डिडक्ट कर देना है। भाई कोर्ट का भी तो खर्चा हुआ होगा, कोर्ट ने प्रॉपर्टी को लिया, ऑक्शन कराया, ऑक्शन का खर्चा आया, रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ कराया होगा, खर्चा वर्चा आया उसका, ये सारे जो कॉस्ट है वो डिडक्ट करके आपको प्रॉपर्टी जो है वो जो प्रोसीड्स है सेल के, पैसा है वो आपको दे दिया जाएगा, डिलीवर कर दिया। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर या नहीं, बताओ क्लियर है ना? चलो जल्दी मैं आपके साथ पढ़ता हूँ सेक्शन 88 आपके लिए, और आप भी साथ साथ उसको देखते जाएंगे, और आपको लगे कि कोई शब्द ऐसा आया जो कि समझने की ज़रूरत है आपको, तो वो मुझे बता दीजिए। हालांकि मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। If the proclaimed person appears within the time specified in the proclamation, the court shall make an order releasing the property from the attachment. आ गए साहब, आप क्या करेंगे? आप अटैचमेंट प्रॉपर्टी को रिलीज कर देंगे। If the proclaimed offender does not appear, अपीयर हो गए तो रिलीज हो जाना है। Does not appear within the specified time, the property under attachment shall be at the disposal of the state government. At the disposal of the state government, state government जो चाहे वो करेगी। But it shall not be sold until expiration of 6 months. 6 महीने तक, 6 महीने के पहले नहीं बेची जाएगी। From the date of attachment and until any claimed, preferred or objection made under section 87 has been disposed of under that section, unless it is subject to speedy or natural decay, or the court considers the sale would be for the benefit of the owner, in either case of which cases the court may cause it to be sold whenever it thinks fit. कोई समस्या, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, if within 2 years from the date of attachment any person whose property is or has been at the disposal of the state government under subsection 2 appears voluntarily or is apprehended and brought before the court by whose order property was attached, or the court to which such court is subordinate, ठीक है, किसी भी सुपीरियर कोर्ट को आ जाए या उसके जूनियर कोर्ट को आ जाए, एंड प्रूफ्स, क्या क्या प्रूव करेगा, देखो क्या क्या साबित करना है, to the satisfaction of the court that he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding execution of warrant, and ये साबित करना है, पहले तो ये बात साबित करनी है, और साथ ही साथ ये भी साबित करना है that he had no notice of the proclamation as to enable him to attend within the time specified therein such property, or if the same has been sold, या तो वो प्रॉपर्टी ही, और अगर वो प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी गई है, the net proceeds of the sale, or if part only has been sold, the net proceed of the sale and the residue of the property shall, after satisfying therefrom all cost incurred in consequence of the attachment, be delivered to him. अटैचमेंट के कॉस्ट को सारे डिडक्ट करके आप प्रॉपर्टी के सेल से हुए प्रोसीड्स को क्या कर देंगे? लौटा देंगे, या प्रॉपर्टी बची है तो प्रॉपर्टी ही लौटा दोगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब मान लीजिए आप 2 साल के अंदर आ गए, आपने ये प्रूव करने के लिए गए, लेकिन कोर्ट ने आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट बोलता है नहीं साहब, आपको हम प्रॉपर्टी वापस नहीं, कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया प्रॉपर्टी को डिलीवर करने के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे? देन यू कैन गो इन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, तब आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है अपील कर पाएंगे। कौन से कोर्ट में अपील करेंगे? तो भाई जिस कोर्ट में अपील होती है सजा सुनाने से, उसी कोर्ट में अपील करेंगे। भाई सीजीएम है, सीजीएम की भाई अपील जाती है डिस्ट्रिक्ट सॉरी सेशन जज के पास में, कोर्ट ऑफ सेशन के पास में, तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास में लगा दीजिए। कोर्ट ऑफ सेशन की अपील जाती है हाई कोर्ट में, तो आप हाई कोर्ट लगा दीजिए। Any person referred to in subsection 3 of 88 who is aggrieved by refusal to deliver property or the proceeds of the sale thereof may appeal to the court to which appeal ordinarily lies from the sentences of the first mentioned court. बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेरे समस्या नहीं है। तो अटैचमेंट सेल क्लियर हुआ आपको, उसके पहले प्रोक्लेमेशन क्लियर हुआ। प्रोक्लेमेशन देखो वहीं पे ख़त्म हो गया था हमारा, 84 में ही प्रोक्लेमेशन हो गया, उसके बाद 85 से हम अटैचमेंट पढ़ रहे हैं। तो 85 to 89 जो है अटैचमेंट और सेल के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है। आपको कोई डाउट
लग रहा हो, कोई चीज़ ऐसी समझ में आ रही हो कि भाई ये समझ में नहीं आया है मुझे, देन डू लेट मी नो राइट नाउ। अदरवाइज हम फिर आगे बढ़ते हैं हमारे डी पार्ट की तरफ। ए बी सी, ए समन्स, बी वारंट, सी प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट पढ़ लिया है। डी जो है कंटेन करता है अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस। जो प्रोसेसेस इशू करी जा रही थी, है ना, ये प्रोसेसेस थी जो हमने पढ़ी, 3, समन्स, वारंट, प्रोक्लेमेशन। इसके रिगार्डिंग कुछ और रूल्स भी हैं, वो 90 से आगे दिए गए हैं, 90, 91, 92 और 93, 90, 91, 92, 93, 4 सेक्शंस आर देयर। अगर आपको वो समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, बड़े आगे बढ़े, ठीक है। अरे इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि आपने मेरी बात नहीं सुनी। देखो मैंने बोला आपको क्या, मैंने बोला कि एंडोर्समेंट जो है कब किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा। आपने अटैचमेंट किसी ऐसी प्रॉपर्टी का करवा दिया है जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहां के डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट, वो वहां के डिस्ट्रिक्ट के डीएम से, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से आपको पहले एंडोर्समेंट कराना पड़ेगा और उसके बाद ही आप अटैचमेंट करा पाएंगे। और जब ऐसा केस होगा तो ऑब्जेक्शन कहां लेंगे आप? ऑब्जेक्शन क्या, जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर्टी इंदौर में सिचुएटेड है, इंदौर में सिचुएटेड प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कराना है और जिस कोर्ट ने ऑर्डर करा है वो कोर्ट है भोपाल का, कोर्ट भोपाल का है, अटैचमेंट होना है इंदौर में, तो कैसे कराओगे? इंदौर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास में ले जाओगे, इंदौर का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंडोर्स करेगा, एंडोर्स मतलब होता है साइन करना, और उसके बाद में अटैचमेंट हो पाएगा। अब मुझे ऑब्जेक्शन लेना है, इंदौर में प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी एक्स की अटैच, और प्रॉपर्टी कर दी भाई मेरी अटैच, मैं क्या करूं? मैं कोर्ट जाऊंगा। कौन से कोर्ट जाना पड़ेगा? जिस कोर्ट ने अटैचमेंट ऑर्डर पास करा है। भाई वो अटैचमेंट ऑर्डर तो पास करा है भोपाल के कोर्ट ने, अब मैं कहां जाऊं? तो उसी के लिए फिर वहां पर बोला गया कि मुझे भोपाल जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने यहाँ की जिस जगह एंडोर्समेंट हुआ है, कहाँ एंडोर्समेंट हुआ है? इंदौर में हुआ था एंडोर्समेंट या नहीं हुआ था? इंदौर में एंडोर्समेंट, तो जहां एंडोर्समेंट हुआ है वहीं के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में जाऊंगा और एप्लीकेशन मूव करूंगा कि साहब मेरी प्रॉपर्टी अनलॉफुली अटैच कर दी गई है और मेरा ये ऑब्जेक्शन है, फिर ऑब्जेक्शन को डिसाइड करा जाएगा। बताओ अभी कोई डाउट? आ गया, ठीक। कोई डाउट है? मंतशा, अब तो नहीं आ रही है नींद? 4 बजे की क्लास में नींद आने लगती है, अभी तो नहीं आ रही है ना? सो लिया रात भर अच्छे से और फिर क्लास के बाद फिर से सो जाना। अरे पढ़ाई तो अब होती नहीं है, हाँ। चलो चलो बढ़िया। तो साथ में मत रहा करो, अलग अलग रहा करो। चलो ठीक है। तो यहां तक की बात है मेरे समझ से आपको सभी को समझ में आ गई होगी। नाउ देयर आर सम मिसलीनियस रूल्स विच आर रिलेटेड टू, भाई सभी के लिए वो लागू होंगे आपके समन्स और वारंट, ये सारी प्रोसेस पर कुछ रूल्स जो हैं मिसलीनियस रूल्स हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। वो 4 है, ज़्यादा है नहीं। कौन कौन से वो देख लेते हैं। 90 बहुत आता है एग्जाम में, बहुत बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। पहले ये सेक्शन 87 हुआ करता था जब सीआरपीसी 1973 में था ये, तो ये सेक्शन 87 हुआ करता था और एग्जामिनेशन में आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा ये क्वेश्चन। इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स, कि भाई आप समन्स जो है जहां इशू कर सकते हैं उसकी जगह आप वारंट इशू कर सकते हैं क्या? क्या आप समन्स के साथ साथ वारंट भी इशू कर सकते हैं? इसी के रिगार्डिंग आपका 90 है। तो इट सेज
a court may in any case in which it is empowered by this Sanhita to issue summon for appearance of any person issue after recording reasons in writing. अपने भाई जहां पे आपको पावर है कि आप समन्स जारी कर सकते हो, भाई वारंट केसेस में क्या जारी करा जाता है, समन्स भी जारी कर सकते हैं आप, वारंट भी जारी कर सकते हैं, लेकिन समन्स केस में केवल और केवल समन्स की पावर है आपको कि आप समन्स इशू कर पाएंगे। तो हम पढ़ेंगे जब हम कंप्लेंट्स से रिलेटेड प्रोविजंस को पढ़ने जाएंगे 220 से आगे की बातों में, तो वहां पर हम जानेंगे 225 के समथिंग इशू ऑफ प्रोसेस में कि समन्स केस में समन्स जारी करे जाते हैं, वारंट केस में समन्स या वारंट कुछ भी जारी किया जाए। तो ये सेक्शन 90 बोल रहा है कि जहां पर कोर्ट को पावर है कि वो समन्स जारी कर सकता है, वहां पर अपने रीजंस को रिकॉर्ड करने के बाद कि उसका आखिर रीजन क्या है, वो वारंट ऑफ अरेस्ट भी जारी कर सकते, वारंट ऑफ अरेस्ट भी जारी कर सकते। कब कब तब जब if either before the issue of such summons or after the issue of summons but before the time fixed for his appearance the court has reason to believe that he has absconded or will not obey the summons. कोर्ट को लगता है समन्स इशू करने से पहले ही या इशू करने के बाद, लेकिन उस फिक्स्ड डेट से पहले, भाई डेट फिक्स करी गई थी कि आपको 30 मार्च को अपीयर होना है, 30 मार्च से पहले ही कोर्ट को लग जाता है भाई ये तो भाग रहा है, एब्सकॉन्ड कर रहा है और ये समन्स का पालन नहीं करेगा, ही विल नॉट ओबे द समन्स। तो ऐसे केसेस में वो वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो जारी कर सकते। और दूसरा तरीका आप सभी को बिल्कुल पता होगा, समन्स जारी करा और समन्स जारी करने के बावजूद भी वो नहीं आया तो आप कैसे बुलाओगे, ही हैज फेल्ड टू अपीयर इवन आफ्टर इशूइंग समन्स, तब तो फिर आप बिल्कुल वारंट जारी कर सकते हैं। देखो जरा, if at such times he fails to appear and summons is proved to have been duly served, भाई समन बताया गया कि ड्यूली सर्व हुआ था, in the time to admit his appearing in accordance therewith and no reasonable excuse is afforded for such failure। भाई जो हमारा समन्स है वो ड्यूली सर्व हो गया था और कोई एक्सक्यूज भी नहीं है कि वो क्यों नहीं आया और उसने फेल कर दिया अपीयर होने से, देन इन दैट केस ऑल्सो वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो जारी किया जा सकता है। तो पहली चीज होगी या तो फेल कर गए आप, बिल्कुल आपको आना था उस तारीख को, आप नहीं आए, कोर्ट जो है आपके अगेंस्ट वारंट इशू कर सकता है, या फिर कोर्ट जो है पहले ही कोर्ट को लग जाए, समन्स जारी कर सकता था और समन्स जारी करने से पहले ही पता कि आप तो भाग ही रहे हो, आप तो इस तरीके के व्यक्ति हो जो कभी समन्स को ओबे ही नहीं करेगा, या फिर समन्स जारी कर दिया, डेट अभी आई नहीं है अपीयरेंस की, जो अपीयरेंस की डेट समन्स में लिखी हुई थी वो डेट अभी नहीं आई है, उसके पहले ही आपको ऐसा लगता है कि साहब ये तो एक्सकॉन्ड कर जाएगा, ये तो ओबे नहीं करेगा, देन ऑल्सो यू कैन इशू वारंट ऑफ अरेस्ट। दोनों में डिफरेंस समझ में आया ए और बी में। ए में आप समन्स जो है या तो जारी ही नहीं करोगे या जारी करोगे और डेट आने से पहले ही वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर दोगे। बी में आप डेट आती है, उस डेट को वो नहीं आता है और फिर आप जो है वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वो केस याद आ रहा होगा, सत्येंद्र कुमार अंतल वर्सेस सीबीआई 2022 का केस, जो मैं आपको पहले बताया हूं अरेस्ट के समय, जब मैं आपको अरेस्ट पढ़ा रहा था कि अरेस्ट कैसे किया जाता है, क्या करना होता है, और राइट्स बता रहा था। किसके राइट्स बता रहा था? द राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो मैंने आपको अरनेश कुमार का जजमेंट बताया था और उसके बाद आपको सत्येंद्र अंतिल का जजमेंट जो है वो बताया था कि हाउ इट एक्सप्लेन्ड द अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014। उसको कैसे एक्सप्लेन करा गया वो मैंने बताया था, और साथ ही वहां पे एक एडिशनल बात लिखवाई थी विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कोर्ट शुड अवॉइड डायरेक्टली इशूइंग NWBs। जो नॉन बेलेबल वारंट्स हैं NBWs, उनको डायरेक्टली आपको इशू नहीं करना है। आप क्या करेंगे? पहले आप समन्स जारी करिए, उसके बाद आप बेलेबल वारंट इशू करिए और उसके बाद ही आप नॉन बेलेबल वारंट जारी करेंगे। ऐसा नहीं करना है
कि आपने सीधा उठाया केस को, ना आपने रीजंस रिकॉर्ड करे, ना आपने कुछ किया, और आपने डायरेक्टली नॉन बेलेबल वारंट जो है वो जारी कर दिया। और रीजन भी बड़ा सिंपल है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स द पर्सनल लिबर्टी एंड such practices of issuing NBWs are nothing but detrimental to the fundamental principles of the constitution. Are you getting my point or not? ठीक है, तो सत्येंद्र कुमार अंतल जो है वो यहां पर भी आप मेंशन कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, मुझे लिखवाने की जरूरत है क्या? मैं लिखवा चुका हूं आपको अरेस्ट में। लिखा है या नहीं लिखा है? आना कुछ तो लिखा है। चलो जरा अब आते हैं सेक्शन 91 पे। सेक्शन 91 बड़ा आसान है। मान लीजिए आप कोर्ट में बैठे हुए हैं, यू आर अ जज, यू आर एम्पावर्ड कि भाई आप किसी को समन्स जारी कर सको, वारंट जारी कर सको, और जिसको समन्स जारी करना है, जिसको वारंट जारी करना है, जिसके अरेस्ट के लिए वारंट जारी करना है, वो कोर्ट में खुद उपस्थित है। वो कोर्ट में क्या है? खुद उपस्थित है। अब बताओ जरा, क्या आप समन्स या वारंट जारी करोगे? भाई समन्स या वारंट जारी करने का मतलब क्या होता है कि उसको कोर्ट में लेकर के आना। वो कोर्ट में पहले से ही प्रेजेंट है, तो क्या आप समन्स और वारंट जारी करोगे? नहीं, आप डायरेक्टली उससे बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरवा लोगे। व्हाट यू विल डू? यू विल आस्क दैट पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड। बस यही लिखा हुआ है। वहां पर समन्स और वारंट जारी मत करो, वहां डायरेक्टली आप बॉन्ड या बेल बॉन्ड उससे ले लो। व्हेन एनी पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस और अरेस्ट ऑफिसर प्रिसाइडिंग इन एनी कोर्ट इज empowered to issue summons or warrant is present in such court, such officer may require such person to execute a bond or bail bond for his appearance in such court or any other court to which the case may be transferred for trial. अब भाई किसी व्यक्ति ने बॉन्ड भर दिया, बेल बॉन्ड भर दिया, और उस बॉन्ड या बेल बॉन्ड के तहत उसने अंडरटेक किया था। भाई बॉन्ड या बेल बॉन्ड में आप क्या बोलते हो कि साहब मैं हर पेशी पर आता रहूंगा, हर तारीख जो भी लगेगी उस पर आता रहूंगा। वो फेल कर जाता, ही डज नॉट अपीयर। आप क्या करोगे? आप फिर वारंट जारी करोगे और सीधा उसको बोलोगे कि इसको अरेस्ट करके लेके आओ और मेरे सामने प्रोड्यूस करो। कोई बड़ी बात? और फिर उसके बाद मेरा सेक्शन 93 है। 93 इज वेरी जनरल प्रोविजन, सेज कि जो भी यहाँ बातें करी गई है वो जनरली कहीं पर भी समन्स, इस संहिता में बहुत जगह समन्स और वारंट की बात आएगी कि समन्स जारी करना है, वारंट जारी करना। तो यही रूल्स जो यहाँ लिखे हुए हैं जो हमने पढ़े, वो सारे के सारे यही रूल्स जो है लागू हो। सेक्शन 62 से स्टार्ट करते हैं हमने सारे रूल्स पढ़ना, वही रूल्स सारे जो यहाँ तक कंटेंट है ये जनरली अप्लाई होंगे किसी भी समन्स पर, किसी भी वारंट पर जो इश्यू करा जाता है किसी भी कोर्ट के द्वारा। बात समझ आई नहीं आई बताओ जरा? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं है? तो अब हम जो है हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ेंगे जो कि चैप्टर 7 है, प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। अभी तक हमने क्या कंपेल करा था? प्रोसेस। अभी हमने प्रोसेस ही पढ़े, वहां पर हमने प्रोसेस पढ़ा, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ पर्सन। अपीयरेंस था ना? यहां पर अब चीजों को बुलाना है कोर्ट के सामने। समन जारी करेंगे कि भाई ये चीज कोर्ट के सामने लेके आना, सर्च वारंट इशू करेंगे किसी चीज को ढूंढने के लिए। भाई किसी को, व्यक्ति को लेके आने के लिए उसको अरेस्ट करना पड़ता है, वारंट ऑफ अरेस्ट। किसी चीज को कोर्ट के सामने लेके आना है तो सर्च वारंट इशू करोगे आप, है ना? तो उसके लिए पढ़ेंगे हम सेक्शन 94, 95 सबसे पहले समन्स के साथ डील करता है, और फिर हम पहुंचेंगे 96 पर, दैट इज सर्च वारंट। ठीक है, चलिए जरा स्टार्ट करते हैं हम।
सेक्शन 94 से। 94 95 ही पढ़ेंगे, सर्च वारंट हम कल पढ़ेंगे, लेकिन समन्स एटलीस्ट पढ़ लेते हैं। समन्स जो है वो आज पढ़ लेंगे। समन्स टू प्रोड्यूस, तो देखो जरा, जब कोर्ट है तो कोर्ट को किसी डॉक्यूमेंट को देखना हो सकता है, किसी वस्तु को देखना हो सकता है जो किसी व्यक्ति के पास में है कि भाई उसको एविडेंस के तौर पे लेना है। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट समन जारी करेगा कि भाई साहब इस चीज को जो है कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो। दो तरीके से बोल सकता है, या तो बोल सकता है तुम खुद उस चीज को लेकर के आना, यू विल अटेंड एंड प्रोड्यूस, या बोल सकता है केवल प्रोड्यूस करो। तो जब प्रोड्यूस करने के लिए बोला है तो वो व्यक्ति प्रोड्यूस करवा दे, खुद ना आए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, आसानी से उसने अपने समन्स का जो है पालन कर लिया है। He has obeyed the summons. अब बहुत बार जब पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेट करता है, पुलिस ऑफिसर इज मेकिंग इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन करते समय उसको बहुत बार क्या होता है, जरूरत पड़ती है किसी वस्तु की जो कि एक दूसरे व्यक्ति के पास में है, तो वो भी क्या कर सकता है, उसको बोल सकता है कि आप जो है ये चीज को मेरे सामने इस समय प्रोड्यूस करोगे। तो कोर्ट कैन डू इट, पुलिस ऑफिसर कैन डू इट। जब कोर्ट इशू करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समन्स। समन्स निकाला गया है सॉरी। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर करता है उसको, तो फिर वो समन्स नहीं कहलाएगा, उसको हम बोलेंगे नोटिस इन राइटिंग। क्या बोलेंगे उसको? नोटिस। पुलिस ऑफिसर नोटिस भेजेगा और जो कोर्ट है वो क्या भेजेगा? समन्स। बोलेगा कि भाई इस डॉक्यूमेंट को, इस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को, इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, या इस पर्टिकुलर थिंग को, इस पर्टिकुलर चीज को हमारे सामने जो है उपस्थित करो, प्रोड्यूस करो। आर यू गेटिंग इट? बस इसी को हम बोलते हैं समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। सेक्शन 94 इज अबाउट इट ऑल। ठीक है, देखिए, वेन एवर एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कंसीडर्स, उसको ऐसा लगता है, किसको लग सकता है? कोर्ट को लग सकता है, या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, SHO, TI, इनको लग सकता है। द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक communication including communication devices which is likely to contain digital evidence or other thing is necessary or desirable for the purpose of any investigation, inquiry or trial or other proceeding. इन्वेस्टिगेशन के लिए किसको जरूरी होगा? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग कौन करेगा? कोर्ट। अंडर दिस संहिता और बाय और बिफोर सच कोर्ट और ऑफिसर, सच कोर्ट में इशू समन्स, कोर्ट में इशू समन्स, सच कोर्ट में इशू समन्स, और सच ऑफिसर में बाय रिटन ऑर्डर, बाय रिटन ऑर्डर। देखो, समन्स नहीं लिखा है ऑफिसर के लिए, ऑफिसर के लिए लिख दिया है रिटन ऑर्डर, ईदर इन physical form or in electronic form, require the person in whose possession or power such document or thing is believed to be to attend and produce it or to produce it. या तो बोलेगा कि तुम अटेंड भी करो और प्रोड्यूस भी करो, या तो ये बोलेगा केवल और केवल प्रोड्यूस करो। एट द टाइम एंड प्लेस स्टेटेड इन दी समन्स और ऑर्डर। तो समन्स और ऑर्डर में टाइम और डेट मेंशन है, आपको उस समय पर, उस स्थान पर उस चीज को लेकर के आना। कोई डाउट इसमें बताओ जरा? बहुत आसान है, बस याद ये रखना है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कर सकता है, SHO या TI, स्टेशन हाउस ऑफिसर या थाना इंचार्ज, वो करेगा रिटन ऑर्डर के थ्रू। और जो हमारा कोर्ट है वो क्या निकालेगा? समन्स। ठीक है, अब देखो, जो मैंने आपको बात बताई थी, अगर किसी व्यक्ति को केवल ये बोल दिया गया कि प्रोड्यूस करो और उसने प्रोड्यूस करवा दिया, अटेंड करने की उसको जरूरत नहीं है। वही लिखा है सबसेक्शन 2 में, एनी पर्सन रिक्वायर्ड अंडर द संहिता मेयरली टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और थिंग shall be deemed to have complied if with the requisition if he causes such document or thing to be produced instead of attending personally to produce the same। भाई आपने केवल डॉक्यूमेंट में जो ऑर्डर दिया था मुझे, या जो समन्स दिया था, उसमें केवल ये लिखा था कि इस वस्तु को प्रोड्यूस कर देना। मैं नहीं लेके आया, मैंने अपने एजेंट के थ्रू उसको भिजवा दिया, अपने सर्वेंट के थ्रू उसको भिजवा दिया, आपके पास तो आ गया ना डॉक्यूमेंट, आई हैव कंप्लाइड, मुझे अटेंड करने की जरूरत नहीं। उसके बाद लिखा है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट, किसको अफेक्ट नहीं करता है?
129 and 130 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 or the Banker's Books Evidence 1891 to apply to letter, postcard or other document or any parcel or thing in the custody of postal authority. पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में अगर कोई डॉक्यूमेंट है उस पर यह प्रोविजन अप्लाई नहीं करता है। मतलब एसएचओ या कोर्ट समन्स नहीं जारी करेंगे कि इस वस्तु को लाओ और मुझे डिलीवर करो, नहीं, ये उस पर लागू नहीं होता है। और किस पर लागू नहीं होता है? बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 पे लागू नहीं होता है, प्लस 129 और 130 ऑफ साक्ष्य अधिनियम पे लागू नहीं होता है। 129 130 साक्ष्य अधिनियम जो है वो डील करता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में या ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। कोई अनपब्लिश्ड रूल्स हैं अभी जो स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, उसको पब्लिश नहीं किया गया है, उन डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर करने के लिए जो है कोर्ट नहीं बोल सकता। अरे बात समझ, स्टेट गवर्नमेंट के पास है अभी, उसको पब्लिश किया नहीं, अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट, अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड है, द कोर्ट कैन नॉट कंपेल। हालांकि उसको हम देखेंगे जब हम सेक्शन समन्स जारी नहीं करते हैं, बट उसकी वैलिडिटी जो है वो डिसाइड करता है कोर्ट खुद। दैट वी विल डिस्कस व्हेंस वी विल रीच भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये बातें क्लियर हुई। अब मान लीजिए लेकिन पोस्टल अथॉरिटी के पास में कोई चीज़ है जो आपको ज़रूरी ही है, तो उसके लिए आप 95 का प्रोसीजर अपनाएंगे। उसके लिए आप 95 का जो प्रोसीजर है वो अपनाएंगे। 95 का प्रोसीजर क्या है भाई? 95 तो 95 में बोला गया कि अगर कोई डॉक्यूमेंट पार्सल है जो कि पोस्टल अथॉरिटी के कब्जे में है, कस्टडी में है, भी वो डिलीवर नहीं किया गया है किसी को, उनकी कस्टडी में है, और वो जरूरी है किसी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के लिए या अदर प्रोसीडिंग के लिए, तो ऐसे केसेस में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है या कोर्ट ऑफ सेशन है या हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट, कितने लोग हो गए बताओ जरा? 4 लोग, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। ये 4 लोग जो हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं पोस्टल अथॉरिटी को कि भाई ये जो पार्सल है या जो डॉक्यूमेंट है या जो थिंग है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को डिलीवर करो जिसको हम बोल रहे हैं। कौन बोल सकता है? केवल ये 4 लोग। इज दिस क्लियर और नॉट? ये लोग बोलेंगे कि भाई इसको डिलीवर करो। लेकिन मान लीजिए एक कोई डॉक्यूमेंट है, पार्सल है या कोई दूसरी चीज है जो कि पोस्टल अथॉरिटी के पास में है और वो जरूरी है किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी इंक्वायरी के लिए, किसी ट्रायल के लिए, तो ऐसे केसेस में कोई भी मैजिस्ट्रेट, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो या वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी साहब, कोई भी मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, जुडिशियल भी हो सकता है, कोई कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर डीएसपी साहब, ये तीनों लोग जो है पोस्टल अथॉरिटीज को बोल सकते हैं कि भाई साहब ये डॉक्यूमेंट आप किसी को देना मत, इसको डिटेन करके रखो, क्योंकि ये लोग ऑर्डर तो नहीं कर सकते। ऑर्डर केवल कौन कर सकता है? वो 4 लोग जो ऊपर लिखे हुए हैं। ये केवल पोस्टल अथॉरिटी को ये बोल सकते हैं कि आप इसको किसी को डिलीवर मत करना, इसको डिटेन करके रखना, और तब तक डिटेन करके रखना जब तक कि हम अपने ऊपर वाले लोगों से ऑर्डर लेकर के नहीं आ जाते हैं। ऑर्डर किससे लेना है? या तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से या कोर्ट ऑफ सेशन से या हाई कोर्ट से। इनसे जब तक ऑर्डर लेकर के नहीं आ जाते हैं तब तक आप किसको इस डॉक्यूमेंट को, इस पार्सल को, इस थिंग को किसी को डिलीवर नहीं करेंगे, अपने पास डिटेन करके रखेंगे। आई बात समझ में नहीं? कौन लोग बोल सकते हैं? कमिश्नर साहब बोल सकते हैं, डीएसपी साहब बोल सकते हैं, या फिर
मैजिस्ट्रेट बोल सकता है। कौन मैजिस्ट्रेट? कोई सा भी मैजिस्ट्रेट हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशियल हो। तो लेटर्स के लिए, पार्सल के लिए, या कोई भी चीज़ जो कि पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में है, उसके लिए कैसे प्रोसेस किया होता है प्रोडक्शन का, वो आप समझे या नहीं समझे? आया समझ? तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको कुछ भी चाहिए, पोस्टल अथॉरिटी के लिए चाहिए, वो तो बिल्कुल 95 में आ जाएगा। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के पास में है वो, तो किसी भी व्यक्ति को ऑर्डर किया जा सकता है कि साहब ये चीज़ जरा इस तारीख को इस समय हमारे पास लेकर के आ जाना। कहाँ ऑर्डर इशू करोगे? कौन सा सेक्शन का यूज़ करोगे? सेक्शन 94 का यूज़ करोगे। कोर्ट समन्स जारी करेगा, SHO TI ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ये जारी करेंगे रिटन ऑर्डर टू दैट पर्सन कि भाई आप इस प्लेस पे, इस स्थान पे, इस समय इस चीज़ को प्रोड्यूस करें। ये समझ आई या नहीं आई बताओ जरा। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर, जो बहुत एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, and again it has been discussed by the apex court also, whether this section 94 is applicable to the accused person। क्या ये सेक्शन 94 जो है वो अक्यूज्ड पर्सन पर अप्लाई होता है या नहीं होता है? ये क्वेश्चन जो है, पहले ये 91 हुआ करता था, ये क्वेश्चन जो है बार बार रेज होता है। एंड a second question is also very important, that whether accused person can utilize section 94, can apply under section 94, and if the answer is yes, at what stage he can do so, किस स्टेज पे करेगा? क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो कोर्ट को बोल सकता है कि साहब इस चीज को और बुला लो तो ये डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा? क्या वो ऐसा कर सकता है? आपको मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा, बट राइट नाउ आई एम आस्किंग यू द सेकेंड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि क्या अक्यूज्ड पर्सन इन्वेस्टिगेशन के टाइम, पुलिस ऑफिसर के पास जाता है या कोर्ट जाता है और बोलता है साहब इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी अगर आप रामू को समन्स करेंगे और उसके पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसको रिकॉर्ड पे ले आएंगे? क्या अक्यूज्ड ऐसा कर सकता है? कौन बताएगा? स्वाति? कर सकता है। वासु? नो, इट वुड बी सेल्फ इनक्रिमिनेट। अरे तुमने प्रश्न ही नहीं समझ रहे हो वासु, प्रश्न तो समझो। आपने प्रश्न ही नहीं सुना। यू आर आंसरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, फर्स्ट का आंसर था ये, बिल्कुल आंसर है फर्स्ट का, कि उसको आप कंपेल नहीं कर पाओगे, उसके अगेंस्ट आप समन्स जारी नहीं कर सकते हो, और उसके रीजंस हैं, सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग है और बिल्कुल लॉजिकल भी है वो चीज। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं अलग, कि क्या इन्वेस्टिगेशन के टाइम वैसा करेगा? क्या लगता है मानसी आपको? किसी को कुछ नहीं लगता। तो देखो ऐसा नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन इज द प्रेरोगेटिव ऑफ पुलिस ऑफिशियल। वो सारे, अभी बताओ जरा, जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब अक्यूज ने कुछ कर दिया ही एस्टेब्लिश हो गया है क्या? क्या ऐसा कुछ एस्टेब्लिश हो गया जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है? नहीं। वो तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनको करने दो इन्वेस्टिगेट। अभी आपके ऊपर कुछ नहीं हुआ है कि आपने कोई अपराध कर दिया है। आप इस समय कुछ नहीं कह सकते। आप इवन तब भी नहीं कह सकते हैं जब आपके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम हो रहा है।
क्योंकि आपके अगेंस्ट केवल आरोप लगाया जा रहा है। अब आरोप लगाते समय आप बोले लगो कि नहीं वो डॉक्यूमेंट को बुला लो, ये डॉक्यूमेंट को बुला लो, ऐसा नहीं कर सकते हो। आपके पास ये ऑप्शन तब अवेलेबल होता है जब एविडेंसेस स्टार्ट हो जाए, जब आपका डिफेंस का टाइम आए, तब आप बुलाइए एविडेंसेस को। आप बोलिए कोर्ट को कि साहब उसको समन्स जारी करो, उससे वो डॉक्यूमेंट बुला लो। अक्यूज्ड उसके पहले नहीं कर सकता, अक्यूज्ड उसके पहले नहीं कर सकता, उसके पास ये राइट नहीं है। बहुत सारे जजमेंट्स हैं इस पॉइंट पर। बिफोर ट्रायल नहीं कर सकता है, बिल्कुल। और ट्रायल पे भी नहीं, ट्रायल पे भी मैं कब बता रहा हूं, जब डिफेंस स्टेज आएगा उसका। कैन नॉट डू इवन एट द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, जब चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, चार्जेस फ्रेम पता है ना, पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो गई, कॉग्निजेंस हो गया, प्रोसेस इशू कर दिया, अब चार्ज फ्रेम करेंगे आप। आरोपों का क्या करेंगे, विरचित, विरचित। हाँ, तभी आप समन्स जो है एग्जामिनेशन के जब आपका डिफेंस का स्टेज आ गया है, व्हाट यू विल डू, यू विल अप्लाई, यू विल मेक एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 94 BNSS रिक्वेस्टिंग द कोर्ट टू इशू समन्स, ये समन्स जारी करो साहब, उसको बुलाओ। इन्वेस्टिगेशन में आप क्या, पुलिस तो कर रही है इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को कुछ मिले नहीं मिले ये पुलिस के ऊपर है, तब आप नहीं बोलेंगे कुछ, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी हम लिख लेंगे थोड़ा सा 2-4 लाइनों में इसको। कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, ये जो सेक्शन 94 के अंदर, 94 के अंदर लिखा हुआ है, मैं पर्पल कलर से इसको हाईलाइट कर देता हूं। Whenever any court or any officer in charge of police station is necessary any investigation and inquiry under this Sanhita, before the court may issue summons or written order either in physical form require the person, ये जो द पर्सन है, क्या इस द पर्सन में अक्यूज्ड शामिल है, क्योंकि किसी को भी कर सकते हैं आप समन्स जारी, क्या आप अक्यूज्ड को भी समन्स जारी कर सकते हैं, और उसका आंसर होगा नहीं। उसमें उस द पर्सन में जो समन्स जिसको आप जारी करते हो उसमें अक्यूज्ड शामिल नहीं है, और उसका रीज़न बड़ा सिंपल है, भाई आपको कुछ पूछना है अक्यूज से, वो हमेशा आपके पास अवेलेबल है, कोर्ट तो जारी करेगा ही नहीं, क्योंकि कोर्ट में तो वो हमेशा अवेलेबल ही है अक्यूज्ड, भाई जो भी एविडेंसेस हो रहे हैं वो सब अक्यूज की प्रेजेंस में होंगे, देखेंगे हम आगे, तो वो हमेशा कोर्ट के अंदर है। तो आप, ये बहुत ही बेवकूफ़ी जैसा भरा होगा कि आप किसी को बोलो जो आपके सामने है कि जाओ साहब एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो और मेरे सामने प्रोड्यूस हो जाओ, उपस्थित हो जाओ, आपके सामने ऑलरेडी उपस्थित है वो। तो एक तो ये रीज़न हो गया, और दूसरा रीज़न है कि भाई अक्यूज्ड को अगर बोला जाए कि जाओ और ये डॉक्यूमेंट जो उसके अगेंस्ट है उसी के अगेंस्ट उस डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करना और उसी को बोलो आपकी प्रोड्यूस करो, तो इट इज सेल्फ इनक्रिमिनेटरी इन नेचर, वो सेल्फ इनक्रिमिनेशन के अगेंस्ट होगा। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यू कैन नॉट कंपेल अ पर्सन टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, खुद के अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, ही हैज राइट टू बी साइलेंट, उसके पास शांत रहने का अधिकार है, बिल्कुल। ये दो क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी आते हैं, और उसके लिए आप एक दो जजमेंट्स के नाम भी लिख लीजिए जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखिएगा जरा, सेक्शन 91, इन सेक्शन 91 अक्यूज्ड इज नॉट इंक्लूडेड, in section 91 accused is not included, reason being that it will be odd, reason being that
it will be odd it will be odd for a court to issue summons to an accused person who is already present in the court, who is already present in the Similarly, in the case of police officer, as he can always require the accused for help during investigation, then such a wide construction of this section will be violative of Article 20 Clause 3 of the Constitution of India. ब्रैकेट में आप केस का नाम लिख लेना, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्यामलाल. बहुत सारे केसेस, रिसेंट केस लॉज भी हैं, बट इफ़ यू राइट द क्लासिक वंस वो एग्जाम में पूछे जाते हैं. स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्यामलाल, 1965 जजमेंट इट इज. 1965 जजमेंट. ठीक है, उसके बाद वो सेकेंड वाला लिखिएगा. An accused cannot at the stage of framing of charge, an accused cannot at the stage of framing of charge invoke section 91, ब्रैकेट में हम 94 BNSS लिख लेना, अब 94 हो गया है, पहले 91 हुआ करता था. To seek production of any document, to seek production of any document to prove his innocence, it has to be done at the defense stage. लेकिन बताओ जरा, पुलिस पे एक बाउंडेशन है क्या? पुलिस तो किसी भी समय कोर्ट जाए, किसी भी समय कोर्ट को बोले कि साहब समन्स जारी कर दो इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति आ जाए और ये पर्टिकुलर चीज़ प्रोड्यूस कर दे. पुलिस के लिए हमेशा ओपन है ना. तो फुल स्टॉप के बाद लिखना, इट इज़ ओपन फॉर द पुलिस ऑफिसर टू मूव, to move court at any stage. इसका नाम लिख लेना, स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस देवेंद्र नाथ पढ़ी. 2005 जजमेंट इट इज. 2005 का ये जजमेंट. यहाँ तक की बात समझ में आई? क्लियर हुआ इतना? नाउ
remember the situation, consider a situation where a summons is issued or a notice and writing is issued. written order जो है, ऑर्डर इन राइटिंग जो है वो जारी किया जाता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस। सर दोनों ही सिचुएशन तो आप इमेजिन करिए, और जो व्यक्ति है वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करता है, ही डज नॉट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। तो इसके नॉन कंप्लायंस का नतीजा क्या होगा? सेक्शन 94 में या जो समझ गया या जो रिटन ऑर्डर गया है उसके नॉन कंप्लायंस का क्या रिजल्ट होगा वो बताना है। ठीक है, तो देयर आर टू रिजल्ट्स ऑफ इट, दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके। द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज डेल्ट अंडर सेक्शन 388 ऑफ बीएनएसएस 388 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कितने में दिया है? 388 में दिया है। एक नतीजा ये हो सकता है, ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति आंसर नहीं करता है या किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं करता है जिसके लिए उसको बोला गया था और उसके पास रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऐसे केसेस में उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, सिंपल कस्टडी कर सकता है कोर्ट। कितने दिन तक की? 7 दिन तक के लिए। कितने दिन तक के लिए? 7 दिन की कस्टडी बोल सकता है 388 ऑफ। और सेकंड जो है वो सीधा सीधा अपराध है। सेकंड इज, मान लीजिए देयर इज इंटेंशनल ओमिशन, मतलब आपने बिल्कुल का आशय मिन्स रिया होते हुए जानबूझकर आशय के साथ आपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया जिसको आपको बोला गया था प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसे केसेस में यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर सेक्शन 210 ऑफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। आईपीसी में पहले ये 175 था, नाउ इट इज सेक्शन 210 इन बीएनएस। सजा कितनी है? सजा है 2 तरीके की। अगर ये कोई पब्लिक सर्वेंट है, जैसे कि हमारा अभी पुलिस ऑफिसर जो है वो पब्लिक सर्वेंट ही है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, उसने नोटिस एंड राइटिंग आपको भेजा, आप नहीं आए, तो आप 1 महीने तक की सजा, 1 मंथ तक का इम्प्रिजनमेंट या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों आपको हो सकता है। और यही अगर कोर्ट ने आपको समन करा था, कोर्ट ने क्या किया था? कोर्ट ने आपको समन करा था और फिर आप नहीं आते हो तो 6 महीने तक की सजा हो जाएगी और जुर्माना बढ़कर के 10,000 रुपए तक का हो सकता है, और साथ ही साथ आपको हो सकता है दोनों के दोनों करने पड़ जाए। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस देख लिया आपने। देयर कैन बी 2 कॉन्सिक्वेंसेस। फर्स्ट is section 388 of BNSS, another one is section 210 of भारतीय न्याय संहिता BNS। एक नागरिक सुरक्षा संहिता इसी में ही है 388 और एक भारतीय न्याय संहिता उसमें है आपका सेक्शन 210। तो यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर है या नहीं, बताओ जरा। समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो हम हैं कल करेंगे क्या? सर्च वारंट। अरे ये बात समझ, कल जो है हम सर्च वारंट सेक्शन 96 से स्टार्ट करेंगे एंड यू विल ट्राई कि कल कंप्लीट आपका ये वाला चैप्टर हो जाए और यहाँ से फिर हम पहुँच जाएंगे सीधा हमारे सेक्शन 173 पर, जो कि है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, जहाँ से वास्तविकता में आपका प्रोसीजर जो है, ये तो सारी मिसलिनियस बातें हैं जो अभी तक हम कर रहे हैं इन शुरुआती लेक्चर्स में। द बेसिक प्रोसीजर, द फंडामेंटल प्रोसीजर दैट इज द बेसिस ऑफ दिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टार्ट्स विद FIR। फर्स्ट इनकाउंटर तो वही है ना, FIR, वो जो है फिर हम स्टार्ट करेंगे होपफुली टुमारो। कल नहीं होता है तो फिर परसों से तो स्टार्ट हो ही जाएगा FIR। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको रिवाइज कर लेना है सही तरीके से। प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पार्ट से,
समन से लेकर के यहाँ तक प्रीलिम्स के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, प्रोक्लेमेशन जो है वो मेंस का क्वेश्चन भी है, अटैचमेंट जो है मेंस का क्वेश्चन है, तो वो मेंस में भी आता है, तो उसको आपको इस तरीके से तैयार करना है। तो दैट